हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज योर होस्ट मोहम्मद अशरफ खान स्पीकिंग फ्रॉम यूनिवर्सिटी स्पेस वीज़ा कंसल्टेंट। वेलकम करता हूँ एक और नई वीडियो के साथ। आज जो हमारी वीडियो है वो स्वीडन के ऊपर बात हम करेंगे और आपको बताने की कोशिश करेंगे क्या स्वीडन आपके लिए एक राइट डेस्टिनेशन है स्टडी अब्रॉड के लिए। अगर आप जाना चाह रहे हैं स्वीडन में आपको क्या क्या बेनिफिट मिल सकते हैं, क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल हैं, मोर ओवर फीस की भी बात करेंगे, डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे और बहुत सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो कंप्लीट देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और सबसे पहले आपको बताता हूँ स्वीडन कंट्री आता कहाँ पे। ये एक स्कैंडिनेवियन कंट्री है और इस रीजन के अंदर नॉर्वे और डेनमार्क वगैरह आते हैं। ये एक नॉर्दर्न कंट्री है यूरोप के अंदर, शेंजन जोन का पार्ट है। इसके बॉर्डर्स में आपको नॉर्वे मिल जाता है। इसके अलावा फिनलैंड भी इसके साथ मौजूद है और इसकी जो मरीन बॉर्डर्स है उसके अंदर जर्मनी भी है, पोलैंड भी है, लाटविया, लिथुआनिया, इस तरह के कंट्रीज तमाम ये मौजूद है। बात करते हैं कैपिटल की। इसका कैपिटल स्टॉकहोम है। लैंग्वेज यहाँ पे स्वीडिश बोली जाती है और इंग्लिश बोलने वाले बहुत ज़्यादा लोग मिल जाते हैं। ये वन ऑफ दी इंग्लिश स्पीकिंग यूरोपियन कंट्रीज़ है जिसके अंदर इंग्लिश बोलने वाले आपको ज़्यादा मिल जाते हैं। नेदरलैंड्स की भी एक एग्जांपल है जहाँ पे आपको इंग्लिश स्पीकर ज़्यादा मिलते हैं। यहाँ पर एज फैक्टफुल 9 आउट ऑफ 10 लोग आपको इंग्लिश बोलते हुए मिलेंगे। तो ये एक बड़ा पॉइंट है क्योंकि मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर जो है लैंग्वेज बैरियर भी होता है और इंग्लिश बोलने वाले कम मिलते हैं। इसके अलावा पॉपुलेशन को देखें तो 11 to 12 मिलियन की पॉपुलेशन है और करेंसी यहाँ पे स्वीडिश कोरोना यूज़ होता है। इस कंट्री की खास बात यह है कि यहाँ पर रिसर्च में बहुत ज़्यादा काम होता है, इनोवेशन में बहुत ज़्यादा काम होता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ में वन ऑफ द टॉप हमेशा से रही है। आपको यहाँ पे बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं रहने के भी। गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है अपने रेजिडेंट्स को, तो ये एक प्लस पॉइंट है इस कंट्री के लिए। और वह देखा जाए तो क्वालिटी लाइफ अच्छी है, आपको पीसफुल इन्वायरमेंट मिलता है, क्राइम रेट बिल्कुल ज़ीरो के बराबर है, जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा है और जैसा कि मैंने बताया इनोवेशन रिसर्च में बहुत ज़्यादा काम होता है। तो अगर इन फील्ड्स में आप जाते हैं तो आपको मज़ीद बेनिफिट होते हैं ऑफ कोर्स अप्लाई करने में, जॉब फाइंड करने में। मोर ओवर देखा जाए तो एक कोल्ड कंट्री है। अगर आप बर्दाश्त कर सकते हैं या आपके लिए सूटेबल है कोल्ड टेम्परेचर तो आप जाके रह सकते हैं। बिल्कुल एक मुनासिब कंट्री है, तो बिल्कुल आपके लिए बहुत अच्छा कंट्री हो सकता है और अपॉर्चुनिटी वाइज भी जैसा कि मैंने बताया काफ़ी ऑप्शन है। फेमस चीज़ें यहाँ पर इनका कल्चर है। यहाँ पर आपको आइस से रिलेटेड गेम्स बहुत मिल जाती हैं। वॉल्वो कार की कंपनी यहाँ की फेमस है, स्काइप और स्पॉटिफाई, साउंड क्लाउड, इस तरह की जितनी भी एप्लीकेशन है वो भी यहाँ से बनी। मोर ओवर देखा जाए तो आइकिया जो ब्रांड है वो भी यहाँ की है, तो काफ़ी फेमस चीज़ें भी यहाँ से निकली हैं। व्यूअर्स, इससे पहले भी हमने स्वीडन के ऊपर वीडियो बनाई थी तो अगर आपने नहीं देखी ज़रूर जाके चेक करें। उसके अंदर भी काफ़ी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। ये एक अपडेटेड वर्जन है, इसके अंदर हम और चीज़ें ऐड करते हैं ताकि ऑफ कोर्स टाइम टू टाइम आपके लिए अपडेटेड चीज़ें रहें। आज खैर हम बात करेंगे प्रोसेस के ऊपर कि क्या प्रोसेस है, पाकिस्तान से स्पेसिफिकली क्या प्रोसेस है, किस तरह अप्लाई करना है, क्योंकि पाकिस्तान में इसकी एम्बेसी अब काम नहीं करती। तो फिर आपने किस तरह इस प्रोसेस को लेके चलना है, डॉक्यूमेंटेशन क्या है, फीस क्या है, लेटर ऑन इस वीडियो में डिटेल से हम डिस्कस करेंगे। अगला पॉइंट हमारा आता है एजुकेशन का। तो एजुकेशन यहाँ पर 3 से 3.5 साल का पैसेज मोस्टली होता है और 2 साल का मास्टर रेंज कर सकता है। 1 साल का भी काफ़ी मास्टर्स आपको मिल जाते हैं। मल्टीपल कोर्सेज अवेलेबल है, इंग्लिश में कम्प्लीटली पढ़ सकते हैं, कोई इतनी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कोर्सेज के अंदर, बहुत सारी ऑप्शंस अवेलेबल है। इसी तरह कोर्सेज में फीस की बात करें तो 3000 यूरो से स्टार्ट हो रही है मोस्टली। जो है पर ईयर आपकी जो फीस होती है वो 3000 यूरो से 4000 यूरो से स्टार्ट होकर 8000 या 10000 यूरो तक भी जाती है। ऑफ कोर्स ये आपके कोर्स पे डिपेंड करेगा, आपकी यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करेगा कि किस यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हैं, किस कोर्स में जा रहे हैं और उसकी क्या डिटेल्स है, तो ये वेरी कर सकता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक बेनिफिट मिल जाता है स्टडीज़ में अप्लाई करने में। जो आसानी है वो ये कि इनका एक ही पोर्टल है और वहाँ से आपने अप्लाई करना होता है। उसका स्क्रीनशॉट मैं ऐड कर दूँगा। तो इस पोर्टल के थ्रू आप अप्लाई करेंगे, आपको तमाम यूनिवर्सिटीज़ मिल जाएंगी। इसकी एक स्पेसिफिक फ़ीस होती है और फीस देने के बाद आप 4 से 5 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एट ए टाइम अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह इंडेक्स को देखें तो ये मोस्टली जो सितंबर के लिए होती हैं वो जनवरी फरवरी से स्टार्ट होकर मार्च और अप्रैल तक चल रही होती हैं और कुछ यूनिवर्सिटीज़ में इससे पहले भी क्लोज हो जाती हैं और कुछ कोर्सेज़ के अंदर ये जुलाई तक भी ओपन है या आप उनके ऑफिशियल पोर्टल पे जाकर खुद भी सर्च कर सकते हैं। लेकिन जो मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं वो क्लोज हो चुकी हैं। अब नेक्स्ट जो इनका इंटेक ओपन होगा वो 2025 की स्प्रिंग के लिए होगा और वो मोस्टली उसके जो एप्लीकेशन पीरियड है वो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर इसके बीच में ही शुरू हो जाता है। तो आपने चेक कर लेना। फिलहाल कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन नहीं है, बहुत एग्जैक्ट कोई डेट नहीं लिखी हुई, बस यही मेंशन है कि अभी यूनिवर्सिटीज़ क्लोज हैं और ये ओपन होंगी फॉर द नेक्स्ट इनटेक। इसके अंदर लेट एडमिशन्स का भी होता है, लेट एप्लीकेशंस का भी प्रोसेस होता है, यानी कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ अपनी लेट एप्लीकेशंस ओपन रखती हैं और कुछ अर्ली एप्लीकेशंस क्लोज कर देती हैं। तो ये सब चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है कोर्स टू कोर्स कि आपने राइट टाइम पे अप्लाई करना है और ज़्यादा लेट नहीं करना। बट अगर इसको प्रोसेस के थ्रू लेके चला जाए तो बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बहुत आसान सा प्रोसेस है। अच्छा, बात करते हैं कि यहाँ पर आपको रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती हैं। रिक्वायरमेंट्स यहाँ देखें तो आपको आइल्स की रिक्वायरमेंट है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आपको थोड़ा सा फ़र्क मिल जाता है, कुछ में 5.5 बैंड्स रिक्वायर होता है बैचलर्स के लिए, कुछ में 6 होगा। इस तरह मास्टर्स की बात करें तो 6.5 या 7 बैंड्स तक भी जा सकते हैं। तो ये चीज़ आपने देख लेनी है आपके कोर्स के ऊपर
जो है कम्प्लीटली कोर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। ओवरऑल मार्क्स की बात करें तो 55% मार्क्स आपको रिक्वायर होते हैं किसी भी कोर्स में अप्लाई करने के लिए। कुछ कोर्सेज में 50 पर भी एडमिशन मिल सकता है, बट ऑफकोर्स आपकी यूनिवर्सिटी के अगर आप हाई रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ में जाना चाह रहे हैं, अच्छे कोर्स में जाना चाह रहे हैं, तो ऑफकोर्स आपको रिक्वायरमेंट में फिर थोड़ी ज़्यादा मीट करनी पड़ती है। इसके अलावा जो एप्लीकेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, वही बेसिक आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, आपकी आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसमें पासपोर्ट और पिक्चर्स इंक्लूड करती हैं। इसके अलावा देखा जाए तो आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं जिसके अंदर आपकी डिग्रीज़ हैं, आपकी ट्रांसक्रिप्ट है, मार्कशीट है, और वो तमाम डॉक्यूमेंट्स आपने अटेस्ट करवाने हैं, जो कि सबसे पहले आपके बोर्ड से अटेस्ट होंगे, उसके बाद IBCC से होंगे, फिर एंड में मोफा से होंगे, और अगर मास्टर्स में अप्लाई करें तो बैचलर की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट आपकी HEC से अटेस्ट होकर और फिर लास्टली मोफा से वेरीफाई होगी। और अगर मास्टर्स में अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपकी बैचलर्स की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट जो है HEC से अटेस्ट होने के बाद मोफा से अटेस्ट होगी। इसके अलावा देखा जाए तो आपको मोटिवेशन लेटर चाहिए होता है, हमेशा से रिक्वायर होता है किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें, किसी भी कोर्स में अप्लाई करें, मोटिवेशन लेटर इज़ द की। और ये मैं हमेशा अपनी वीडियोज़ के अंदर डिस्कस करता रहता हूँ कि आपको मोटिवेशन लेटर सबसे अच्छा बनाना चाहिए ताकि आपके एडमिशन के चांसेस बढ़ सकें। इसके अलावा आपकी स्कॉलरशिप के चांसेस भी इसके ऊपर बेस कर रहे होते हैं। मोर ओवर देखिए तो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन भी ऐड कर सकते हैं, जिससे आपकी प्रोफाइल एक स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और एक आपकी प्रोफाइल को क्रेडिबिलिटी मिलती है। लास्टली अपनी CV अटैच कर सकते हैं, पिक्चर्स इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि आप उस पोर्टल में जाकर प्रोफाइल क्रिएट करेंगे तो तमाम अपनी डिटेल्स एंटर कर देंगे। व्यूअर्स याद रहे इसके अंदर आपकी जो ईमेल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यही आपकी ईमेल चलनी है थ्रू आउट, तो आपने वो वाली ईमेल इस्तेमाल करनी है जो कि ऑफिशियली आपकी यूज़ के अंदर है और जिसमें कोई इशू नहीं है। व्यूअर्स एक और हमारे ये भी क्वेश्चन होता है कि हम यूरोपियन, इतनी सारी यूरोपियन कंट्रीज है उसके अंदर स्वीडन को क्यों चूज़ करें। मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ, हर वीडियो के अंदर उस कंट्री की कुछ ऐसी खास बात बताता हूँ जिसकी वजह से आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, या उसकी प्रोज होते हैं, कॉन्स मेंशन करता हूँ। तो प्रोज के अंदर इसके अंदर ये आता है कि आपको इनोवेशन में बहुत ज़्यादा कोर्सेज मिल जाते हैं, इनका अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत कम है, तो ऑफकोर्स जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है। रिसर्च वाइज अगर आप देखें इस कंट्री को तो वो हमेशा से टॉप पे रही है, क्वालिटी ऑफ लाइफ में टॉप पे रही है, क्राइम रेट नहीं है यहाँ पर इतना ज़्यादा, तो इस वजह से बहुत अच्छी कंट्री है, आप अप्लाई कर सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं। मोर ओवर जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो मैंने अर्लियर भी डिस्कस किया कि इंग्लिश बोलने वाले लोग आपको ज़्यादा मिल जाते हैं। यूरोप के अंदर ये चीज़ थोड़ी मुश्किल होती है, चाहे फ्रांस जा रहे हैं, चाहे जर्मनी जा रहे हैं, लिथुआनिया जा रहे हैं, लैटविया जा रहे हैं, किसी भी कंट्री में जा रहे हैं, आपको इंग्लिश स्पीकर्स थोड़े से कम मिलते हैं और उनकी अपनी जो लैंग्वेज है वो हमेशा से ज़्यादा होती है, और इस वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए पार्ट टाइम जॉब करना मुश्किल होती है, फाइंड करना मुश्किल होती है जॉब्स, और फिर सर्वाइवल भी ऑन दी अदर हैंड मुश्किल होता जाता है। इसके अलावा जो पॉइंट है मेरे नज़दीक वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये कि यहाँ पर कंपटीशन इतना ज़्यादा नहीं है, बहुत सारे लोग नहीं जानते इस कंट्री को, और इन द रीसेंट इवेंट्स इसके बाद से इस कंट्री के लिए अप्लाई करना भी बहुत कम लोगों ने कर दिया है। और स्पेसिफिकली पाकिस्तान से बात करें तो इसकी एम्बेसी भी अब यहाँ पे वर्क नहीं करती, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इस हैसल की वजह से अप्लाई नहीं कर पाते। जैसा फिनलैंड के लिए भी जो स्टूडेंट जाना चाहते हैं वो भी जो है पाकिस्तान से बाहर उनकी एम्बेसी, तो वहाँ जाके अप्लाई करते हैं। लिथुआनिया भी इस तरह इंक्लूड करती है, तो ऐसे ही इसके लिए भी आपने इथोपिया से अप्लाई करना होता है, और इस वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो इस हैसल में नहीं पढ़ना चाह रहे होते, वो कहते हैं ठीक है यार हम फ्रांस में अप्लाई कर लेते हैं, हम किसी और कंट्री में अप्लाई करते हैं जिसकी एम्बेसी पाकिस्तान में मौजूद हो, हमें एक्स्ट्रा खर्चा ना करना पड़े। इन केस हमारे वीज़ा रिजेक्ट होते हैं तो तमाम हमारे जो एक्सपेंस होते हैं वो ज़ाया जाएंगे, तो ये भी एक मेजर पॉइंट हो सकता है। इस पॉइंट को आप नेगेटिव या कॉन्स में भी ऐड कर सकते हैं कि इसकी एम्बेसी पाकिस्तान में नहीं है। इसके अलावा ये इसका जो वेदर है काफ़ी हार्श होता है, जैसे कि मैंने बताया स्कैंडिनेवियन कंट्री है, और ये सारे इस रीजन के अंदर जितनी भी कंट्रीज़ हैं बड़ी कोल्ड कंट्रीज़ हैं, यहाँ पर सर्वाइवल थोड़ा मुश्किल होता है। अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो अगर तो आप नहीं रहते नॉर्दर्न वाली साइड में, तब आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। यही पॉइंट मुझे लेके चलता है हमारे पार्ट टाइम जॉब्स के ऊपर। तो पार्ट टाइम जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी हैं, यहाँ पर मिल सकती हैं, लेकिन अगैन आपको थोड़ा बहुत लैंग्वेज आनी चाहिए, ज़रूरी है, और आपको स्किल्स भी आने चाहिए। यहाँ पर मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं वो वेयर हाउस में जॉब्स कर रहे होते हैं, डिलीवरी जॉब्स में अप्लाई कर रहे होते हैं, तो एक अच्छी अर्निंग कर लेते हैं। 10 यूरोज़ से 12 यूरोज़ में जो है आपको मिलती है पे पर आवर के हिसाब से। इनकी अपनी जो करेंसी है उसमें मिलती है, मैं आपको कन्वर्टेड जो है अमाउंट बता रहा हूँ यूरो में, ताकि आपके लिए वो काउंट करना आसान हो सके। मोस्टली लोग यूरो को इजीली समझते हैं, यूरो, डॉलर्स और पाउंड को। तो व्यूअर्स आपको 10 to 12 यूरोज़ पर आवर के हिसाब से वेज यहाँ पे मिल रही होती है, एक अच्छी वेज है। इसमें आप अपनी अर्निंग कर सकते हैं, अपनी कॉस्ट ऑफ लिविंग कवर कर सकते हैं, और अपनी फ़ीस का भी कुछ हिस्सा पे कर सकते हैं अगर आप कोशिश करें, क्योंकि आपको जो समर हॉलीडेज़ या स्प्रिंग हॉलीडेज़ हैं उसके अंदर आपको जो है फुल टाइम जॉब करने की इजाज़त दी जाती है, उसमें मोस्टली स्टूडेंट्स कवर कर लेते हैं। इसके अलावा जो इन डिमांड जॉब्स है वो IT के सेक्टर में काफ़ी अच्छी है, क्योंकि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि 3% ऑफ इट्स ऑल इकॉनमी ये कंट्री इन्वेस्ट करती है IT के अंदर, रिसर्च के अंदर, तो ऑफकोर्स कोई रीज़न है तो इन्वेस्ट करती हैं। तो आप उसमें जा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, जॉब फाइंड कर सकते हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इस कोर्स को अगर सेलेक्ट करेंगे तब भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मोर ओवर कंस्ट्रक्शन के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आपको ऑप्शंस मिल जाती है। जिन ब्रांड्स की मैंने कंपनीज़ का नाम मेंशन किया उनसे आप रिलेट कर सकते हैं कि इतनी बड़ी वो एक्सपोर्ट करते हैं, तो फिर इन कंपनीज़ में अप्लाई कर सकते हैं, इस जैसी कंपनीज़ में अप्लाई कर सकते हैं, उन कोर्सेज़ में जा सकते हैं जो इनसे रिलेट करती हैं। तो ये कुछ अच्छी ऑप्शन आपके लिए हो सकती हैं।
तो इसमें इंजीनियरिंग के कोर्सेज भी आ जाते हैं, लॉ पढ़ सकते हैं, कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, इस तरह की फील्ड्स के अंदर काफ़ी अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जिसको आप परसू करेंगे तो आपके लिए एक अच्छा करियर बन सकता है स्वीडन में। अब व्यूअर्स बात करते हैं यहाँ पर कॉस्ट ऑफ लिविंग की। लिविंग कॉस्ट का जो टॉपिक है वो हमेशा से बहुत इंटरेस्टिंग रहता है, स्टूडेंट की कोशिश होती है वो जाने के वहाँ पर कितना लिविंग एक्सपेंस आएगा हमारा। ओवरऑल कॉस्ट की बात भी करने की कोशिश करेंगे, वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी बट आई एम श्योर आपको इससे काफ़ी बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि मैं ओवरऑल सारे प्रोसेस को डिस्कस कर रहा हूँ। खैर व्यूअर्स, यहाँ जो आपको कॉस्ट ऑफ लिविंग में सबसे बड़ा खर्चा होता है वो आपका रेंट का होता है। वो 3000 जो है क्राउन से लेकर 4500 5000 क्राउन पर मंथ तक हो सकता है, जो कि अगर यूरोज़ में कन्वर्ट किया जाए तो 600 यूरोज़ तक बन सकता है। और अगर आप शेयरिंग पे रहेंगे तो ऑफकोर्स आपको उसको मैनेज करना आसान हो सकेगा। यूटिलिटी बिल्स वगैरह इंक्लूड करें तो 150 यूरोज़ तक जा सकते हैं। इसके अलावा जो आपका फूड का एक्सपेंस है वो 200 से 300 यूरोज़ तक जा सकते हैं। और ट्रैवलिंग वगैरह इंक्लूड करके ये ओवरऑल जो है ना 800 से लेके 1000 यूरोज़ पर मंथ तक आपका खर्चा हो सकता है, अगर आप स्वीडन के किसी मेन शहर में रहना चाहते हैं। इसी तरह अगर आप जो है थोड़े से दूर दराज के इलाकों में रहेंगे या थोड़ा सा मेन शहर से बाहर रहेंगे तो एक्सपेंसेस पे काफ़ी डिफरेंस आ सकता है। और अगेन अगर आप मैनेज करना जानते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करना जानते हैं, थोड़ा सा चीज़ों को अगर आप लाइटली लेके चलेंगे और मिनिमल लेके चलेंगे तो आप इस एक्सपेंस को कम भी कर सकते हैं। क्योंकि मैंने बताया पार्ट टाइम जॉब्स में मोस्टली स्टूडेंट्स जो है ना 1200 यूरोज़ से 1800 यूरोज़ 2000 यूरोज़ तक भी अर्न कर सकते हैं, तो फिर वो उसको कवर कर लेते हैं। व्यूअर्स अब बात करते हैं यहाँ पे कंप्लीट प्रोसेस की कि क्या ओवरऑल प्रोसेस से चलता है आपका। थोड़ा शॉर्ट रखने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले आपने universityadmission.se पर जाना है, इस पोर्टल के ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट करना है, यूनिवर्सिटी फाइंड करनी है, शॉर्टलिस्ट करने के बाद आप अपना कोर्स फाइंड करेंगे, कोर्स की रिक्वायरमेंट देखेंगे, उसके बाद आप अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने के बाद आप अपने एक्सेप्टेंस का वेट करेंगे। एक्सेप्टेंस आती है, उसके ऊपर एक कंडीशन लेटर होता है जिसके अंदर मेंशन होता है कि आपने फीस पे करनी है। फीस पे करेंगे तो आपको फाइनल एक्सेप्टेंस लेटर मिल जाता है जिसकी बेस पे आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपने migrationservict.se पे जाना है, वो भी मैं मेंशन कर दूंगा वेबसाइट। वहाँ जाकर आपने तमाम डिटेल्स को देख लेना है कि किस तरह वीज़ा अप्लाई करना है, वीज़ा का फॉर्म फिल कर देना। अगर आपके साथ फैमिली है, अपने स्पाउस और चिल्ड्रंस को लेके जाना चाहते हैं तो वो भी आप अपने वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर मेंशन कर देंगे। उसके बाद आपने अपना सेंटर सेलेक्ट करना है जो कि इथियोपिया हो सकता है, और फिर अपना वीज़ा जो है वो अप्लाई कर देना है। वीज़ा अप्लाई करने के बाद आपने इथियोपिया की ऑनलाइन वेबसाइट पर जाना है और विजिट वीज़ा अप्लाई करना है। वहाँ जाकर आपने मेंशन कर देना है कि आपको अपॉइंटमेंट मिली हुई है बायोमेट्रिक्स की, और फिर आपको वीज़ा मिल जाएगा इजीली। 3 से 5 दिन का ही आपका प्रोसेस हो सकता है, और इसमें आप अपनी ट्रैवलिंग वगैरह इंक्लूड कर लें और फिर अपना प्रोसेस करवा के आप वापस आ जाएंगे। अच्छा व्यूअर्स, याद रहे इसके अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये कि आपका जो कार्ड है वो आपको पाकिस्तान डिलीवर नहीं होगा, या तो वो इथियोपिया में आपको मिलेगा या स्वीडन में मिलेगा। तो यहाँ पर आपने मेंशन करना है कि आपको जो भी कार्ड रेजिडेंस का कार्ड है वो आपको किस लोकेशन पर चाहिए। अगर तो कोई आपका जानने वाला इथियोपिया में है तो वो आपको डिलीवर कर देगा रिसीव करने के बाद, और उसके लिए आपने एक फॉर्म फिल करना होता है जो कि अथॉरिटी लेटर होता है। वो जो पर्सन है फिर आपके बिहाफ पे अथॉरिटी लेटर दिखाकर आपका कार्ड रिसीव कर लेता है और फिर आपको सेंड कर सकता है। इनकेस अगर आपका कोई जानने वाला नहीं है तो फिर आप शिपिंग सर्विसेज ले सकते हैं, उनके जो है ना एड्रेस पे भिजवा कर तो रिसीव कर सकते हैं। इस सारे प्रोसेस के अंदर आपको 3 से 4 हफ्ते लग सकते हैं, कुछ केसेस में ज़्यादा भी लग जाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को फर्स्ट वीक के अंदर ही आंसर मिल जाता है। तो ऑफकोर्स ये आपने देख लेना ओवरऑल कि आपका टाइम चलेगा। वीज़ा का डिसीजन आपको ईमेल पे मिल जाता है, उसके बाद आपका जो कार्ड है वो विद इन 1 to 2 वीक्स मिल जाता है। इसके अंदर एक और पॉइंट है, वो इंटरव्यू है, वो शॉर्ट सा इंटरव्यू लेते हैं जिसके अंदर बेसिक सवाल किए जाते हैं कि आप क्यों जाना चाहते हैं, क्या आपके प्लान्स हैं, करियर गोल्स क्या हैं, आप जो पढ़ रहे हैं वो कोर्स किस टाइप का कोर्स है, आपने प्रीवियसली क्या पढ़ा हुआ है। इस तरह के सवालात होते हैं, उसको आपने टैकल करना होता है और बहुत अच्छे तरीके से उसको आंसर करना होता है। मोर ओवर बैंक स्टेटमेंट के बारे में पूछा जा सकता है, आपके जो अमाउंट आप शो कराएंगे वो कितनी है और किस तरह आपने मैनेज की, सब चीज़ों पे क्वेश्चनिंग हो सकती है। तो ये सब चीज़ें आपने देख लेनी है। लास्ट में व्यूअर्स आप ट्रैवल करते हैं और उसके बाद अपनी जो स्टडीज़ है वो स्टार्ट कर देते हैं। व्यूअर्स याद है जो डॉक्यूमेंटेशन वीज़ा के लिए उसके अंदर भी आपके ये तमाम डॉक्यूमेंट्स इंक्लूड होंगे, और कुछ इसके अंदर चीज़ें ऐड हो जाती हैं, जिस तरह अकोमोडेशन का प्रूफ है वो आपको दिखाना होता है, बैंक स्टेटमेंट दिखानी होती है। इसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है अगर 1 साल से ज़्यादा का कोर्स है। अगर 1 साल से कम है तब आप अपनी हेल्थ इंश्योरेंस शो कराएंगे, बट मोस्टली क्योंकि स्टूडेंट्स बैचलर्स और मास्टर्स के लिए जा रहे होते हैं तो कोर्सेज लेंथी होते हैं, 1 साल से ज़्यादा होते हैं, तब आपको हेल्थ इंश्योरेंस की कोई ज़रूरत नहीं है। आप एडिशनल डॉक्यूमेंट्स के अंदर पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट ऐड कर सकते हैं और अपना फैमिली सर्टिफिकेट अटैच कर सकते हैं, मैरिज सर्टिफिकेट अटैच कर सकते हैं। इस तरह फिर आपकी जो प्रोफाइल है काफ़ी बेहतर हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और आपके वीज़ा के चांसेस बढ़ जाएंगे। बात करते हैं बैंक स्टेटमेंट के ऊपर, तो यहाँ पर जो आपकी बैंक स्टेटमेंट है वो अराउंड 900 यूरोज़ पर मंथ के हिसाब से आपने शो करानी होती है, और ये अमाउंट आपकी 12 मंथ्स की आपके पास होना चाहिए, जो कि जो रिफ्लेक्ट करती है आपके एक्सपेंसेस को, कि आप 1 साल में वहाँ पर अपने जो एक्सपेंस है वो इजीली कवर कर सकते हैं। तो ये अमाउंट अप्रॉक्सीमेटली 10,500 समथिंग बनती है, बट ऑन अ सेफर साइड आप 12,000 यूरोज़ की बैंक स्टेटमेंट अटैच करेंगे। ऑफिशियल वेबसाइट पे आप तमाम डिटेल्स देख सकते हैं, क्योंकि हर साल ये चेंज होती रहती है, बढ़ती रहती है, तो ऑफकोर्स फिर आपने उसको अप टू डेट अगर रहना चाहते हैं तो वो एक दफ़ा ज़रूर चेक कर लें, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 5,000 जो है स्वीडिश क्राउन ऐड हो जाएंगे अगर आप स्पाउस को लेकर जाना चाहते हैं, और 2,500 स्वीडिश क्राउन ऐड होते जाएंगे जो भी आपके चिल्ड्रंस होंगे अगर वो भी साथ ट्रैवल करना चाह रहे हैं तो इस तरह जो आपकी लमसम एक अमाउंट बनेगी वो 12,000 यूरोज़ से 15,000 यूरोज़
हिसाब से बन सकती है बैंक स्टेटमेंट की। व्यूअर्स, आई थिंक दैट वाज इट फ्रॉम माय साइड। बहुत सारी चीज़ें और भी ऐड हो सकती हैं और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, बट आई थिंक दैट इज़ इट फॉर टुडे। अगर आप चाहते हैं बहुत सारे इसके जो अदर टॉपिक्स हैं, प्रोसेस हो गया, कॉस्ट के ऊपर बात हो, अगर आप चाहते हैं मैं करूँ तो ज़रूर मेंशन करें कमेंट बॉक्स के अंदर। मैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर जो है इसको डिटेल में डिस्कस करूंगा कि प्रोसेस के अंदर ओवरऑल आपकी कॉस्ट क्या आती है। इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। अगर आप चाहते हैं ज़रूर मेंशन करें कमेंट बॉक्स में। स्टिल अगर कोई और चीज़ पूछने वाली है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए। आई विल बी देयर टू रिप्लाई यू। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। शुक्रिया।